In this question, a thin rod of linear mass density lambda rests on a vertical disk of radius R kept on a rough horizontal surface. The rod is inclined at an angle theta with the horizontal and is tangent to the disk at its upper end. तो rod का जो दूसरा end है वो यहाँ पर tangent. The rod is inclined at an angle theta. Friction at all the contacts is sufficient to keep the system at rest. So this whole system is at rest. Find friction force at all the contacts. तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हर जगह पे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है. जैसे एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो गया, एक कॉन्टैक्ट इस रॉड का ग्राउंड के साथ हो गया और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर ये डिस्क का इस ग्राउंड के साथ हो गया. तो सबसे पहले इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो लेट अस ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम. तो सिस्टम में किसी का कहीं कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ. तो सपोज इस रॉड पे जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, तो फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड पे, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज सपोज n1. सो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज सपोज n1 एंड फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड हियर. सो ये जो रॉड है वो रॉड पीछे की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पर स्लाइड होने की टेंडेंसी इसमें रहेगी और मैं फ्रिक्शन को इसमें फॉरवर्ड एज्यूम कर लेता हूँ. तो क्योंकि ये पीछे की तरफ यहाँ पर स्लाइड करने की इसमें टेंडेंसी दिख रही है, तो आई एम अज्यूमिंग फ्रिक्शन फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. और क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब दिस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ का फ्रिक्शन मैंने F1 एज्यूम कर लिया. अब इसके बाद यहाँ जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट पे तो पहले मैं रॉड पे लगने वाले फोर्सेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ. तो रॉड पे लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस. सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड ये जो रॉड है वो रॉड ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर स्लिप कर रही होगी या आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है. तो ये क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पे स्लिप करने की कोशिश कर रही होगी इसमें, तो फ्रिक्शन फोर्स अलोंग दिस रॉड शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए. सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स. और यहाँ पे सपोज मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज N2 एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F2. और फ्रॉम एक्शन रिएक्शन यही फोर्सेज इस डिस्क पे भी लगेंगे, ठीक है. इसके अलावा रॉड पे जो यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ. सपोज दिस फोर्स इज mg, दिस इज स्मॉल mg और मास यहाँ पे गिवन नहीं है, मास यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी गिवन है. तो सपोज एक बार मैं अगर अज्यूम कर लूँ कि जो रॉड है, रॉड की लेंथ अगर l के इक्वल है, तो दिस मास ऑफ द रॉड विच इज स्मॉल m मैंने अज्यूम किया है, दिस इज लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है. और लेंथ ऑफ द रॉड भी गिवन नहीं, उसको यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेट करना होगा, तो दैट वी विल डू लेटर. तो उसको हम बाद में इसको रिलेट कर लेंगे. अब इस डिस्क के ऊपर जो फोर्सेज हैं वो दिखाते हैं. तो डिस्क के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं, तो फोर्सेज ऑन द डिस्क, तो एक तो यही हो जाएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे, और ऑब्वियसली कि ये सेंटर से पास करेगा. तो दिस नॉर्मल रिएक्शन N2 विल पास थ्रू द सेंटर. तो मैं यहाँ पर डिस्क पे इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन. और जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी लाइक दिस. सो दिस विल बी F2. तो इनको नाम लिख देते हैं इनके. तो दिस इज N2 एंड दिस इज F2. इसके अलावा जो ग्राउंड से यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ग्राउंड से फोर्स है और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी यहाँ पर हमें दिखाने चाहिए इसमें. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेन मास ऑफ द डिस्क इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो मैं इसका मास कैपिटल M अज्यूम कर रहा हूँ. तो दिस इज कैपिटल mg एंड फ्रॉम द ग्राउंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द डिस्क and friction force, so it can have tendency to move in towards right. तो friction force यहाँ पर इसमें backward assume कर लेते हैं. so these are all the forces. तो यहाँ पर ये force N3 हो जाएगा. suppose this is N3 and let's say this is F3. तो अगर एक बार यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा लगता है यहाँ पर इसमें कि we have total variables. अगर masses अगर suppose अगर known है, अगर masses known भी है, तो in that case also यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शन, फिर यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शन एंड यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शन. सो इन टोटलिटी वी कैन हैव 6 वेरिएबल्स. आई एम अज्यूमिंग कि मासेस आर नोन, अगर मास नोन है तो, ठीक है. और अगर 6 वेरिएबल्स हैं तो जैसे मैं अगर मैं रॉड पे इक्वेशन लिखूंगा, तो रॉड पे 2 इक्वेशन आएंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, और एक टॉर्क की इक्वेशन. तो रॉड विल गिव मी 3 इक्वेशन एंड दिस डिस्क कैन ऑल्सो गिव मी 3 इक्वेशन. two equation from translational equilibrium, horizontal vertical, 2 perpendicular direction, and one is rotational equation, torque equation. तो काफ़ी यहाँ पर ये लेंदी जैसा लग रहा है यहाँ पर, और
अभी फिलहाल हमसे फ्रिक्शन फोर्सेस पूछे गए हैं, नॉर्मल रिएक्शन एक्सप्लिसिटली हमसे नॉर्मल रिएक्शन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। तो कंसंट्रेट करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर कि फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किए जाए। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत ही केयरफुली यहाँ पर इक्वेशंस लिखनी होंगी, अदरवाइज वी कैन गो फॉर 6 इक्वेशंस। ठीक है, हमें 6 इक्वेशंस तक यहाँ पर इसमें जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशंस कैसे लिखें, और इक्वेशंस किसी भी सिस्टम को लेकर के इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं, लेकिन वी मस्ट टेक दैट काइंड ऑफ सिस्टम जिससे हमें कम से कम एफर्ट में कम से कम हमारा यहाँ पर एफर्ट बचे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो एफर्ट कम से कम आना चाहिए, इसका हमको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए जब भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि पहले पूरे को एज ए सिस्टम यहाँ पर ले लेता हूँ, जो रॉड और डिस्क है, तो पूरे रॉड और डिस्क को एज ए सिस्टम यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। और कई बार क्या होता है कि पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लेता हूँ तो उसमें समटाइम्स कुछ फोर्सेस इंटरनल हो जाते हैं, और इंटरनल होकर के फिर वो पिक्चर में नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं रॉड और डिस्क को सिस्टम में लेता हूँ तो N2 और F2 यहाँ पर पिक्चर में नहीं आएंगे, तो इनसे हम बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और वर्टिकल में अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिखना चाह रहा हूँ। जब मैंने रॉड और डिस्क के लिए लिया तो वर्टिकल से मैं बचना चाहता हूँ। क्यों बचना चाहता हूँ वर्टिकल से? बिकॉज इन द वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज N3, देयर इज N1 एंड दिस आर अनडिजायरेबल। ठीक है, ये हम चाहते नहीं। N3 N1 से जितना हम यहाँ पर बच सकें इनसे, तो वी मस्ट ट्राई फॉर दैट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो रॉड प्लस डिस्क और न्यूटन लॉ की इक्वेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली देयर इज नो एक्सेलरेशन, किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्सेस मस्ट बैलेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अगर पूरे को सिस्टम में ले तो ये तो सारे फोर्सेस इंटरनल हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली फ्रिक्शन F1 एंड फ्रिक्शन F3 है, तो F1 एंड F3 मस्ट बैलेंस ईच अदर, क्योंकि यही दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं इस पूरे सिस्टम पर। तो फ्रॉम दिस F1 मस्ट बी इक्वल टू F3 एंड दिस इज वेरी बिग रिलीफ, क्योंकि हमारे पास में 3 वेरिएबल्स थे F1, F2 एंड F3 जो हमें कैलकुलेट करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसमें से ये दोनों बराबर हो चुके हैं, F1 एंड F3 आर इक्वल। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर अब पूरे को सिस्टम लेकर के हमने यहाँ पर जो भी लिखना था वो लिख दिया। अब पूरे को सिस्टम लेकर के कुछ और लिखना है यहाँ पर, या तो आप वर्टिकल में इक्वेशन लिखोगे पूरे को सिस्टम लेकर के, तो उसमें N3 N1 आएंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको पोस्टपोन करते हैं कि वर्टिकल में इक्वेशन अभी फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं इसमें, जिसमें N3 N1 और ये कैपिटल Mg भी आएगा जो कि गिवन नहीं है। और अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन भी लिखूंगा पूरे को एज सिस्टम लेकर के, तो उसका भी कुछ खास फायदा यहाँ पर दिख नहीं रहा है फिलहाल यहाँ पर इसके अंदर अभी, क्योंकि N1 वगैरह उसमें भी आएगा। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन है ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो इनका टॉर्क यहाँ पर जीरो आएगा। अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा भी पूरे को सिस्टम लेकर के, सो देन दिस टू फ्रिक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स कपल टाइप के सिस्टम तो है ये, लेकिन दोनों एक ही, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर अलोंग द सेम लाइन ही है। ठीक है, तो इनका टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का F1 F3 का कॉम्बिनेशन जो है इसका टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा। तो पूरे को सिस्टम में ले करके आप फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अगर आप टॉर्क की इक्वेशन में सोचते हो यहाँ पर। ठीक है, इफ़ यू थिंक फॉर द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, तो तब भी आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि हमें इंडिविजुअल सिस्टम्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे को सिस्टम लेकर के नहीं कुछ हो पाया यहाँ पर इसके बाद में आगे। तो नाउ इस सिस्टम को हम लीव करते हैं और इंडिविजुअल सिस्टम्स को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल सिस्टम में या तो आप यहाँ पर इस रॉड को ले लोगे या फिर यहाँ पर आप इस डिस्क को ले लोगे। डिस्क में एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि अगर आप सेंटर के अबाउट सिर्फ डिस्क का अगर देखो, सिर्फ अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखें, तो दिस N2 will pass through the center, this Mg is passing through the center, this N3 is passing through the center। ठीक है, तो ये सभी सेंटर से पास होने वाले फोर्सेज हैं, तो इनका टॉर्क जीरो होगा और सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, F2 और F3 का टॉर्क आएगा, और वो हमारे लिए डिजायरेबल है क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन देगा जिसमें F2 और F3 आएंगे सिर्फ। तो नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क एंड ऑब्वियसली टॉर्क इज जीरो फॉर द डिस्क ओनली। ठीक है, मैं डिस्क को सिस्टम में ले रहा हूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है डिस्क, और डिस्क को सिस्टम में लेकर के नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डिस्क में यहाँ पर जीरो करने वाला हूँ। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द डिस्क इज जीरो, और सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट अगर आप टॉर्क लिखोगे तो जैसे मैंने डिस्कस किया Mg, N2, N3 इनके टॉर्क जीरो हो जाएंगे, सिर्फ F2 और F3 का टॉर्क यहाँ पर आएगा। ठीक है, F2 का टॉर्क, तो दिस इज योर R वेक्टर एंड दिस इज
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो F2 का जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। F3 का टॉर्क, तो दिस इज योर R वेक्टर एंड R क्रॉस F विल बी क्लॉकवाइज, तो F3 का टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज। तो दोनों जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं वो आपस में बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि दो ही टॉर्क्स हैं, ओनली 2 टॉर्क्स आर अवेलेबल। तो और टॉर्क के लिए सिंपली यहाँ पर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल यानी रेडियस के इक्वल ही हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू राइट दिस इक्वेशन। तो F2 मल्टीप्लाइड बाई R दिस वुड बी इक्वल टू F3 मल्टीप्लाइड बाई R, क्योंकि दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी रेडियस, क्योंकि दोनों टेंजेंशियल फोर्सेज हैं F2 एंड F3। F2 का जो टॉर्क आया था दैट वाज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और F3 का जो टॉर्क था दैट वाज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट, F2 is equal to F3. Now you can see from 1 and 2, 1 and 2, F1 is equal to F3, F2 is equal to F3. That means from 1 and 2, 1 और 2 का अगर हम यूज़ करें यहाँ पे, तो we can easily see कि F1 is equal to F2 is equal to F3. और अब इसको अलग अलग F1, F2, F3 लेने के बजाय we can simply write it equal to F. तो इसको simply आप F के इक्वल लिख सकते हो, तो this is now simply equal to F, this is simply equal to F, this is simply equal to F, and this is simply equal to F. So the three variables जो थे यहाँ पर वो जस्ट अब एक ही वेरिएबल है, इट इज़ जस्ट वन वेरिएबल ओनली नाउ। लेकिन क्या अभी भी हम फ्रिक्शन डायरेक्टली कहीं से निकाल सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल को इन्वॉल्व किए हुए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता, क्योंकि अब डिस्क से अपने जो भी करना था वो कर रहे हैं। डिस्क पे वर्टिकल में इक्वेशन लिखेंगे तो डेफिनेटली ये पेनफुल होगा, क्योंकि उसमें N3 Mg सब कुछ आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें N2 आएगा यहाँ पर, इसमें तो N2 भी पता नहीं है इसके अंदर। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इक्वेशन यहाँ पर इसमें सही नहीं दिख रही है। अब मैं यहाँ पर इस रॉड की तरफ जाता हूँ, रॉड का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम मैं रॉड का यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, रॉड का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस इज योर रॉड, ये होगी रॉड यहाँ पर, इसमें रॉड को इस तरीके से दिखा दिया इसमें। अब इसके बाद में इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड, तो इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन, दिस वाज द फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन लग रहा था यहाँ पर, ये नॉर्मल डायरेक्शन था N2, ये नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड N1 था, और ये भी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही है, ठीक है, दिस इज द सेम फ्रिक्शन फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो इन सभी फोर्सेस को लिख लेते हैं इसमें। तो दिस इज N2, दिस इज F, दिस इज सिंपली F, दिस इज N1 एंड दिस इज Mg, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसमें NLM की इक्वेशन लिखूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फोर्सेस अगर बैलेंस करूँ, तो अब कोई भी डायरेक्शन ले लो, तो क्योंकि N2 और N1 कुछ इस तरीके से हैं कि ये कहीं ना कहीं हर डायरेक्शन में दिखेंगे। अगर मैं वर्टिकल में इक्वेशन लिखूंगा तो N1 N2 दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल में लिखूंगा तो N2 का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में N2 और N1 में से एक तो जरूर आएगा ही आएगा, और फ्रिक्शन भी आएगा ही आएगा उस इक्वेशन के अंदर। तो एक सिंगल इक्वेशन से काम चलने वाला नहीं दिख रहा है इसके अंदर, जो मैं लिख सकूं और उससे फ्रिक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाए। अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन की बात करता हूं, तो टॉर्क अगर मैं इस रॉड के लिए लेना चाहता हूं, तो टॉर्क जनरली हमें ऐसे पॉइंट के अबाउट सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा पॉइंट लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम का जो टॉर्क है वो जीरो हो जाए। तो अगर मैं सेंटर लेता हूं तो सिर्फ Mg का टॉर्क जीरो होगा, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो N2 और F का टॉर्क जीरो हो जाएगा, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं बॉटम मोस्ट पॉइंट तो N1 और F का तो जीरो होगा ही, लेकिन दिस फ्रिक्शन इज अलोंग द लेंथ ऑफ दिस रॉड, ठीक है। तो और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑल्सो। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेने का बेनिफिट ये होगा कि N1, F और ये F इनके टॉर्क्स जीरो हो जाएंगे, ओनली N2 और Mg का टॉर्क आएगा, और इससे वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट N2। तो ये जो इक्वेशन है ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सपोज दिस इज A, और इस A पॉइंट के अबाउट आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की इक्वेशन में इसके अबाउट लिखना चाहता हूँ इसमें, तो नेट torque about A will be 0. So this is going to be my third equation, net torque about A is 0. तो A के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो Mg एंड दिस N2। तो N2 का टॉर्क बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिंपली इस लेंथ को मैंने अगर L ले लिया है तो N2 का टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ वेरी इजी टू विजुअलाइज। तो N2 इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो दिस इज N2 इंटू L, तो ये N2 इंटू L हो जाएगा, दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद में Mg का टॉर्क, तो Mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, और उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि L/2 cos थीटा होगा, तो दिस इज Mg इंटू L/2 cos थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। सो दिस इज N2
एल कैंसिल होगा तो दिस विल बी mg/2 cos थीटा। तो यहाँ से n2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है कि n2 इतना होगा। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या n1 की हेल्प के बिना हम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे? तो n1 की हेल्प के बिना यस वी कैन फाइंड द फ्रिक्शन, क्योंकि n1 इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखूंगा तो n1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इक्वेशन नंबर 4 तक हमें इसमें जाना पड़ा इसमें। तो इसमें मैं एनएलएम की इक्वेशन है कि फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूँ ऑन रॉड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई एम बैलेंसिंग द फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए किस कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। तो ये फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा, तो ये एंगल थीटा है और इसमें ये एंगल थीटा होगा। तो टुवर्ड्स राइट फोर्सेस इज इक्वल टू टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्सेस। ठीक है, तो टुवर्ड्स राइट इज फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो एफ एंड एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स लेफ्ट n2 का कंपोनेंट n2 sin थीटा। तो n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो mg/2 इट विल बी cos थीटा sin थीटा। तो फ्रिक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है वैसे। तो फ्रिक्शन इज नाउ इक्वल टू mg cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस 1 प्लस cos थीटा। बस अभी एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो मास है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो डेंसिटी टर्म्स में गिवन है। तो मास की कैलकुलेशन करनी होगी और उसके लिए हमें रॉड की लेंथ भी कैलकुलेट करनी होगी। तो लेट अस जस्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। तो लेंथ ऑफ द रॉड फाइंड आउट करते हैं इस डायग्राम का यूज़ करते हुए। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने इसमें और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो सर्किल की ज्योमेट्री है उससे ये टेंजेंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी टेंजेंट है, और ये जो लाइन मैंने यहाँ पर सेंटर को ज्वाइन करी है इसके साथ में इस पॉइंट को, तो ये एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पर ये बाइसेक्ट करेगा एंगल को। दिस एंगल विल बी θ/2, दिस इज रेडियस। ठीक है, और ये है L। तो इस डायग्राम में यू कैन राइट tan θ/2 दिस इज इक्वल टू R डिवाइड बाई L, एंड दिस L इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय tan θ/2। तो ये लेंथ कैलकुलेट कर ली हमने यहाँ पर इसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो फ्रिक्शन अब फाइनली कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन को। तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ठीक है, g/2 को तो एज इट इज रख दिया मैंने यहाँ पर, मास को लैम्डा इंटू एल रखेंगे, तो लैम्डा इंटू एल, एंड एल इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई tan θ/2। एंड tan θ/2 को मैं इसमें यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ क्योंकि वी हैव टू यूज सम ट्रिग्नोमेट्री हियर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये cos थीटा sin थीटा को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 sin θ/2 cos θ/2, और नीचे 1 प्लस cos थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर θ/2। तो आप देख लो यहाँ पर अब क्या क्या कैंसिलेशन पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो cos θ/2 cos θ/2 cos square θ/2 दिस इज कैंसिल्ड विद दिस, एंड sin θ/2 is cancelled with this, and this 2 and this 2 are cancelled. So we are left with the final answer as this fraction will be equal to lambda gr। ठीक है, this r is remaining here, lambda gr डिवाइड बाई 2 इंटू cos थीटा, दिस cos थीटा इज रिमेनिंग हियर। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी और हर एक जगह पे ऑल द कॉन्टेक्ट्स फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी। अब इसमें एडिशनल प्रॉब्लम्स ये बन सकती हैं कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स पे कितना रिक्वायर्ड होगा। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कॉन्टेक्ट्स पे, जैसे मेरे को अगर इस कॉन्टेक्ट पे कैलकुलेट करना है, तो दिस फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एट दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय n2, और n2 हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया था। अगर मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा तो मेरे को ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ का भी नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए ये मास की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिखती है कि मास चाहिए होगा इसका। ठीक है, तो उस तरीके से अगर ये म्यू पूछा जाए कि कहाँ पे म्यू मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए जो भी फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया, जो फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, दिस मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड एट दैट कॉन्टेक्ट। तो जो भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया है, दैट रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन वी कैन राइट यूजिंग म्यू इनटू एन। तो इससे नॉर्मल फ्रिक्शन कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरीके का आएगा, दिस म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एफ रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एन। तो इससे म्यू की मिनिमम वैल्यू वी कैन फाइंड।